आज पढ़ना है हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज़ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। हम 9th क्लास की बात करें तो उसमें देखा था कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल्स, टिश्यूज़, आर्गन सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली तौर पे वर्क नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। तो उस ग्रुप की शक्ल में काम करने के लिए लाजमी चाहिए कि उनके इन बिटवीन किसी किस्म की कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन हो और साथ साथ उस कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल भी हो। They work together in performing their many tasks as they need the whole body. This means that these activities are coordinated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी बॉडी सही से परफॉर्म कर रही है ग्रुप की शक्ल में, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होगी। The coordination also enables the organism to respond to happening in the world around it. यही कोऑर्डिनेशन ही होती है जो किसी जानदार को इस काबिल बनाती है कि जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है उसके मुतालिक वो रिस्पॉन्ड करे। देखें, जैसा यहाँ पे आप देखें, ये बंदा भाग रहा है। जब कोई हार्ड एक्टिविटी करता है या कोई रनिंग का काम करता है, हमारे माइंड में जो फर्स्ट थिंग आती है कि इसके अंदर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो वो हमारी फर्स्ट थिंग होती है इसके मसल्स। ये यहाँ पे मसल जो हैं रिलैक्स हुए ठहरे हैं और यहाँ पे मसल्स को देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये मसल्स का कंट्रोल होता है सीधा किसके साथ? ब्रेन के साथ। अब जब कोई पर्सन भाग रहा होता है या हार्ड एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ उसके लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सांस ले रहा होता है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है तेज़, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर है तमाम बॉडी को, तो हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिंगल सिस्टम जो है, सिंगल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। यहाँ एग्जांपल देखें कि इस एग्जांपल में ये बताता है कि एक बच्चा जो बॉल के पीछे भागता है, जो भाग रहा होता है, सिर्फ उसके मसल्स या उसका नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, बल्कि क्या होता है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उसकी ब्रीदिंग तेज़ हो रही होती है। भागता जो है ब्रीदिंग तेज़ होती है, साथ में उसकी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट किया जाता है, ताकि एडिकेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट या एनर्जी जो है तमाम बॉडी सेल्स तक सप्लाई हो सके। लेट्स सी, कहता है व्हेन अ बॉय runs to catch the ball, he uses the hundreds of muscles to move his arms, legs and back. सैकड़ों किस्म के मसल्स इस्तेमाल करता है। His nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles. यहाँ पे ये बताता है कि इसका नर्वस सिस्टम एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी वो कोऑर्डिनेशन करता है। किस तरह से करता है? एक्सटर्नली उसकी आइज़ जो हैं, सेंस ऑर्गन, वो एक्सटर्नली बताती हैं कि बॉल कितनी स्पीड से भाग रही है और इसे कितनी स्पीड से भागना चाहिए, और बॉल कहाँ रुक गई, इसे रुक जाना चाहिए। और साथ साथ इंटरनली भी वो मसल्स से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है उससे कि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब सांस ज़्यादा लेगा, ज़्यादा सांस लेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो कोऑर्डिनेशन में होता है। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, आवर and length of time, but that is not all. Such activities involve many other kinds of the coordination, such as breathing, heartbeat rate,
or increase, blood pressure is adjusted and extra heat is removed from the body. इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में ये होता है कि मसल जो हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी एक प्रॉपर आवर होती है और लेंथ ऑफ टाइम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हो रही होती हैं, जैसा कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं और एक्स्ट्रा हीट को भी रिमूव किया जाता है। When we are hitting something, our hands and fingers work in collaboration with our muscles, eyes, thoughts, etc. And then very intricate movements result. ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ लिखें और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हैंड्स इन्वॉल्व हों, नहीं, हैंड के साथ साथ हमारी फिंगर्स, हमारे मसल्स, आइज़ का भी फोकस होता है और साथ साथ हमारी थिंकिंग भी होती है कि हम कुछ सोच के लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेजरली तौर पे दो किस्म की होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। दूसरी जो है वो होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये ले आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शंस किन कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल क्यू हो सकता है जो कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो स्टार्ट करवाता है। इसके बाद है रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे तमाम सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स में आते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, एयर्स हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर्स। वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करते हैं, देखभाल करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में किस किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाए। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और ग्लैंड्स होते हैं केमिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टर्स हैं। इफेक्टर्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, मोस्टली मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, या टिश्यूज़ होते हैं जो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। और रिस्पॉन्स जो है वो आखिरी सेगमेंट है इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, और ये वो एक्शन होता है जो कोई इफेक्टर जो है परफॉर्म करता है।